नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और चलिए अब आपको बता देते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। पहली खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान सरकार ने ब्रिटेन को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि लंदन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे वीडियो फैलाए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हत्या की खुलेआम धमकी दी जा रही है और इस मामले को इस्लामाबाद ने गंभीर सुरक्षा खतरा बताते हुए ब्रिटिश सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पाकिस्तान सरकार की तरफ से ब्रिटेन के होम ऑफिस को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पीटीआई से जुड़े प्लेटफॉर्म पर चल रहे ये वीडियो न तो राजनीतिक बयानबाजी है और न ही प्रतीकात्मक भाषा है। सरकार के मुताबिक इनमें साफ तौर पर हत्या और हिंसा के लिए उकसावा किया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि ये एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की हत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी सूरत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं देखा जा सकता है। पाकिस्तानी सरकार ने ब्रिटेन से साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान करे जो हिंसा के लेकर उकसावा कर रहा है। साथ ही ये भी मांग की है कि इन मामलों की जांच शुरू की जाए और हत्या हिंसा को भड़कावा देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद, हिंसा और अस्थिरता फैलाने के लिए न हो। पत्र में सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स ही नहीं बल्कि पीटीआई और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल उठाए गए हैं। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि ये पार्टी इससे डिजिटल नेटवर्क देश में नफरत फैलाने, हिंसा भड़काने और व्यापक अशांति पैदा करने की भूमिका निभा रहे हैं और इसी आधार पर पाकिस्तान ने मांग की है कि पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, यहां तक कि प्रतिबंध पर भी विचार किया जाए। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद देश में पहली बार चुनाव होने वाला है और उससे पहले नेताओं की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाली तो आवाम में उम्मीद जगी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनुस के आगमन से बांग्लादेश में 3 चीजें खास तौर पर हुई है जिसने पड़ोसी देशों को अंधेरे की तरफ धकेल दिया है। पहला, कट्टरपंथियों का उभार और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। दूसरा, भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का चलन और तीसरा, बांग्लादेश की इकोनॉमी गर्त में चली गई है जो शेख हसीना के कार्यकाल में कुलांचे मार रही थी। मोहम्मद यूनुस की कमान संभालने के बाद से भारत विरोधी मुहिम को हवा देनी शुरू की गई। धीरे धीरे इस चिंगारी ने भयानक आग का रूप ले लिया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ढाका के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चीन और पाकिस्तान की चहलकदमी बढ़ गई है। भारत विरोध में मोहम्मद यूनुस उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान अपने दशकों पुराने मंसूबे को अंजाम देने में जुट गया है, वही चीन भारत के खिलाफ बफर बनाने की कोशिश में है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है। ढाका की इकोनॉमी का अधिकांश हिस्सा नई दिल्ली पर निर्भर है और इसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बनते जा रहा है। इजराइल के रिश्ते कम ही मुस्लिम देशों के साथ अच्छे हैं, लेकिन इस बार यहाँ के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अलग ही गेम खेल दिया है। अब सोमालिया से अलग होकर बने इलाके सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। ये फैसला सोमालीलैंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जो पिछले 34 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिश कर रहा है। सोमालीलैंड ने साल 1991 में सोमालिया से अलग होकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन अब तक किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने उसे मान्यता नहीं दी थी और ऐसे में इजराइल का ये कदम बहुत अहम माना जा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री गोडियोन सार ने शुक्रवार की घोषणा की थी कि इजराइल और सोमालीलैंड के बीच पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित करने का समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावास खोलेंगे और राजदूतों की नियुक्ति की जाएगी। इजराइल का ये फैसला कई राष्ट्रों को चौंकाने वाला है। इसमें अरब के कुछ और अफ्रीकी महाद्वीप के देश भी शामिल है। भारत के दोस्ताना रिश्ते रखने वाले इजराइल ने इस फैसले से खासी तकलीफ हो रही है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल विस्तारवादी नीति अपना रहा है, लेकिन नेतन्याहू का ये कदम इजराइल के लिए डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक है।
पाकिस्तान ने जब अपने पाले पोसे आतंकवादियों के माध्यम से पहलगाम में कत्लेआम मचवाया था, तब उसे इस बात का इम्कान भी नहीं था कि भारत की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे उसकी हालत पतली हो जाएगी। लाखों करोड़ों पाकिस्तानी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डालने का ऐलान कर दिया। साथ ही सिंधु नदी तंत्र पर पावर प्रोजेक्ट्स और डैम बनाने की योजना भी तैयार कर ली है। अब उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट्स कमेटी ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब हुआ कि अब संबंधित एजेंसियां चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अपने काम को आगे बढ़ा सकेगी। बताया जा रहा है कि दुलहस्ती स्टेज 2 से 260 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का ये फैसला रणनीतिक और सामरिक रूप से काफी अहम है। दरअसल ठंडे बस्ते में चल रहे सिंधु जल समझौते के तहत चिनाब नदी पाकिस्तान के हिस्से में आती है, मतलब इसके पानी पर पड़ोसी देश का अधिकार है, पर मौजूदा समय में ऐसा नहीं है। चिनाब नदी पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के फैसले से पाकिस्तान की सांसों का फूलना तय है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सिंधु नदी बेसिन में लंबित बुनियादी ढांचों के विकास से जुड़ी परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास के बीच पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 260 मेगावाट क्षमता की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला समिति की 19 दिसंबर को हुई बैठक में लिया गया है। ये प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी, जिससे 3277.45 करोड़ की लागत आने की संभावना है। दुलहस्ती स्टेज 2 मौजूदा दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगी। दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट के तहत स्टेज 1 की मौजूदा बांध, जलाशय और पावर इनटेक का ही उपयोग किया जाएगा और इस चरण में पानी मारुसुदर नदी से लिया जाएगा, जिसे पकल दुल परियोजना के माध्यम से दुलहस्ती डैम तक लाया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अतिरिक्त बिजली उत्पादन सुनिश्चित करना है। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी देते समय EAC ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस जल प्रवाह में बदलाव से नदी के प्राकृतिक स्वरूप और इकोलॉजी पर असर पड़ सकता है। समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि पकल दुल प्रोजेक्ट के डाउन स्ट्रीम हिस्से में लगभग 25 किलोमीटर लंबा मारुसुदूर नदी का प्रवाह क्षेत्र परियोजना के चालू होने के बाद महत्वपूर्ण हाइड्रोलॉजिकल बदलावों से गुजरेगा। समिति ने यह भी दर्ज किया है कि चिनाब नदी बेसिन का जल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के तहत साझा किया जाता रहा है और दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना की योजना संधि के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई थी। हालांकि मीटिंग मिनट्स में यह भी उल्लेख किया गया है कि 23 अप्रैल 2025 से सिंधु जल संधि को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने ये कदम इस वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया था, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। संधि के तहत अब तक सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर पाकिस्तान का अधिकार था, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदियां भारत के नियंत्रण में थी। संधि के निलंबन के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु बेसिन में कई जल विद्युत परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इन परियोजनाओं में सवालकोट, रतले, बुरसर, पकलदुल, क्वार, कीरू और किथोई 1 व 2 शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि लहस्ती स्टेज 2 को ऐसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो चिनाब नदी बेसिन में पहले से ही कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं ऑपरेट कर रही है। इसमें किश्तवाड़ में 390 मेगावाट की दुलहस्ती 1, रामबन में 890 मेगावाट की बगलहीर में और साथ ही साथ रियासी में 690 मेगावाट की सलाल परियोजना शामिल है। इसके अलावा रतले यानी कि 850 मेगावाट, कीरू यानी कि 624 मेगावाट और क्वार यानी कि 540 मेगावाट जैसी परियोजना निर्माणाधीन है। दरअसल लहस्ती स्टेज 2 से जुड़ने से इस क्षेत्र में पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी में और इजाफा होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रिड को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
लहस्सी स्टेज 2 प्रोजेक्ट के लिए कुल 60.3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। ईएसी को सौंपी गई जानकारी के अनुसार इसमें से 8.26 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जो किश्तवाड़ जिले के बंजरवार और पलमार गांवों के 62 परिवारों से संबंधित है। प्रस्तावित पावर हाउस स्थल के पास बंजरवार गांव में 22 अगस्त को सार्वजनिक जनसुनवाई भी आयोजित की गई थी। सरकार और एनएचपीसी का कहना है कि प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं दी जाएंगी। दुलहस्सी स्टेज 2 परियोजना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी को केंद्र सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और जल संसाधन नीति के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पाकिस्तान ने लीबिया को $4.5 अरब के हथियारों की बिक्री का समझौता किया है। इस समझौते को पाकिस्तान अपनी बड़ी जीत के तौर पर प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि कोई भी जिम्मेदार देश युद्धग्रस्त लीबिया को हथियार बेचना नहीं चाहता है। ऐसे में लीबिया को पाकिस्तान जैसा गैर जिम्मेदार मुल्क इकलौता विकल्प लगा। अब इस सौदे को लेकर पाकिस्तान में ही विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान के बागी नेताओं ने पाकिस्तान लीबिया हथियार समझौते पर चिंता जताते हुए कड़ी आलोचना की है। बलूच नेताओं ने इसे लीबिया पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध का खुला उल्लंघन बताया है। बलूचिस्तान के निर्वासित विद्रोही नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर लिखा है कि बलूचिस्तान गणराज्य लीबिया की युद्धरत सेना लीबियाई नेशनल आर्मी यानी कि LNA को पाकिस्तान द्वारा 4 से $4.5 अरब के हथियारों की बिक्री की खबरों पर गहरी चिंता और बेचैनी व्यक्त करता है। ये कार्रवाई न केवल 2011 से लीबिया पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध का खुला उल्लंघन है, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। वहीं एक तरफ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ वो लीबिया जैसे गृह युद्ध में फंसे देश को उन्नत सैन्य उपकरण बेचकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। ये दोहरा मापदंड पाकिस्तान के तथाकथित शांति प्रिय होने के दावों को पूरी तरीके से उजागर करता है।